हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल पर हमने इतिहास वैकल्पिक विषय की पूरी वीडियोस को डालने का प्रॉमिस किया है। तो उसी सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 6 पे चर्चा कर रहे हैं। और वीडियो के प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर जिस मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं और यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस आप डेमो क्लासेस की तरह यूज़ करेंगे। तो मॉडल है कि हम एक चैप्टर और उसके बाद उस चैप्टर के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सब पे चर्चा कर रहे हैं। यानी कि ये सब टॉपिक और सब टॉपिक बेस्ड डिस्कशंस हैं। जैसे शुरुआत हमने सिंधु घाटी सभ्यता से की थी, तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में जो विकसित आर्थिक जीवन था उस विषय पर बात करेंगे। और जब पूरी की पूरी ये वीडियो सीरीज फिनिश हो जाएगी, उसके बाद मैं यूट्यूब पर एक लाइव प्रोग्राम भी शुरू करूंगा ऑप्शनल का, जिसमें आप हमसे जुड़कर और इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, यूट्यूब चैनल पे चूंकि अभी हिंदी माध्यम के छात्रों में मेरी रीच बहुत कम है, तो आप इन वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, दोस्तों मीन्स केवल उन दोस्तों के बीच जिनका ऑप्शनल विषय इतिहास है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि केवल वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो उसी के अनुसार मेरी वीडियो को अपलोड करने की स्पीड भी होगी। क्योंकि जब तक कमेंट्स और उसमें हम बच्चों का रिस्पांस नहीं देख पाएंगे, तब तक लगातार वीडियो कर देना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। ऑलरेडी एक गलती मैं कर चुका हूँ। एक मेरा चैनल है IAS इनसाइट्स बाय सौरभ सर, उसमें मैंने GS फाउंडेशन की सारी क्लासेस, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और एंशिएंट इंडिया कंप्लीट डाल दिया है। बट कंप्लीट वीडियो लगातार अपलोड कर देना और सही बच्चों तक उन वीडियोस की पहुंच ना होना, ये भी ठीक नहीं है। अगर मैं क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल करा रहा हूं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि उन बच्चों तक ये कंटेंट पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। एक बात और, अगर आप कहीं ऑप्शनल की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, चूँकि ये चैनल पे हम फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी चैनल की रीच नहीं है जैसा कि मैंने बताया। तो आप कहीं भी ऑप्शनल की क्लास ज्वाइन कर लीजिए और मेरी वीडियोस आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेंगी। तो इस तरह से आप इन वीडियोस को देखते रहिए और पूरा कोर्स जितनी जल्दी अपलोड होगा, जितनी जल्दी बच्चों के बीच में इस चैनल की रीच होगी। और इस पूरे के पूरे चैनल पे कुल 3 प्लेलिस्ट होंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज पहले फाउंडेशन लेक्चर्स मिलेंगी, फिर दूसरी प्लेलिस्ट में आपको उस रिलेटेड चैप्टर, उस संबंधित चैप्टर से जुड़े हुए जितने PYQs हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट 15 ईयर्स के PYQs को, और इस तरह से हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है इस सीरीज में लेक्चर नंबर 6 है और यहाँ हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आर्थिक जीवन, तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो हम आर्थिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं, चूंकि इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे प्रारंभिक कृषि संस्कृतियों ने एक विकसित आर्थिक जीवन के लिए आधार प्रदान किया। तो लेक्चर 5 में ये बात मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। तो जब हम परिपक्व विकसित आर्थिक जीवन के लिए कहते हैं कि प्रारंभिक कृषि संस्कृतियों ने विकसित आर्थिक जीवन के लिए आधार प्रदान किया, तो ये जो विकसित आर्थिक जीवन है यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में है। और परिपक्व चरण की जब हम बात करते हैं तो वो समय काल हो जाता है 2600 BC से लेकर 1900 BC का। तो इसी समय हमें देखना है कि आर्थिक जीवन कैसा था। अब एक बात आपको बताऊं कि जब आप ऑप्शनल के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं, तो देखो, इस आर्थिक जीवन को पढ़ने का एक तरीका ऐसा है जिसमें आप सीधे सीधे कृषि, पशुपालन, शिल्प या व्यापार वाणिज्य की दशाएं, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, इस तरह के मुद्दों पे आप बात कर लेते हो। लेकिन सिर्फ उतने से मुख्य परीक्षा में आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आर्थिक जीवन से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं उनकी भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होगी, ताकि जब आप आंसर लिखें
तो उन बिंदुओं को भी शामिल करें। इससे आपके आंसर की गुणवत्ता, आपके उत्तर की गुणवत्ता और भी बेहतर हो जाएगी। तो मैं उन बिंदुओं को भी शामिल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आर्थिक जीवन की जो मूलभूत बातें हैं वो आपके सामने, आपके साथ में डिस्कस करूं, जिससे आप इस बात को समझ पाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिपक्व चरण है, हम इसके पहले के 2 चरणों की बात नहीं कर रहे हैं। पहले के 2 चरण कौन से हैं आपको पता है? एक को हम कहते हैं प्री हड़प्पन कल्चर्स, दूसरे को कहते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। और ये क्या है? मैच्योर फेज ऑफ आईवीसी या हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो ये तीसरा चरण है कुल मिला जुला कर, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। पहले के 2 चरणों के बारे में मैंने विस्तार से आपके साथ बात कर लिया है। तो आइए तीसरे चरण में हम आर्थिक जीवन को देखते हैं। तो देखिए, जब भी आप आर्थिक जीवन की बात करेंगे, चूंकि लेक्चर नंबर 5 में ही मैंने बताया था आपको कि जो कृषि संस्कृतियां थी, वैसी कृषि संस्कृतियां जो प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति के काल में थी, तो इन्हीं कृषि संस्कृतियों ने एक समृद्ध आर्थिक जीवन के लिए आधार तैयार किया। यानी इन कृषि संस्कृतियों ने समृद्ध आर्थिक जीवन के लिए क्या किया? आधार तैयार किया। कृषि संस्कृतियां कैसे समृद्ध आर्थिक जीवन के लिए आधार तैयार करेंगी? बड़ा साधारण सा मुद्दा है। ये जो कृषि संस्कृतियां हैं धीरे धीरे विकसित होंगी, और जब कृषि कर्म विकसित होगा तो फिर क्या होगा? कृषि कर्म के विकसित होने का मतलब है कि कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी। और कृषि विकसित होगा, इसके लिए जरूरी क्या है कि कृषि जिन क्षेत्रों में हो रहा है वहां की मिट्टी क्या हो? उर्वर हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि या फिर वहां पर सिंचाई के साधनों की उपलब्धता हो, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता हो। तो अगर ये 2 कंडीशंस, ये 2 शर्त पूरे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस दशा में कृषि संस्कृतियां विकसित होंगी और वहां कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में जितने भी महत्वपूर्ण शहरों की स्थिति है, अगर आज के जैसे इनकी डिस्कवरी, इनका खोज कब हुआ? 1920s के बाद हुआ, जो मैं इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर वर्तमान हिसाब से देखोगे, वर्तमान के समय के हिसाब से देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण शहर उन क्षेत्रों में स्थित हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क हैं। लेकिन ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में सही है, ये बात 1900 बीसी के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, क्योंकि 2600 से लेकर 1900 बीसी के दौर में आज जो क्षेत्र हमें शुष्क और अर्धशुष्क प्रतीत हो रहे हैं, उस समय वो सिंचित थे, उर्वरा थे, नदी घाटी सभ्यता के केंद्र में थे। बाद में अनेक ऐसी पर्यावरणीय जलवायु घटनाएं हुई या नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे शुष्कता और अर्धशुष्कता बढ़ गई। तो ये बात आपको समझना है कि उस दौर में जो भी महत्वपूर्ण हड़प्पा शहर हैं वो किस क्षेत्र में हैं? तो उपजाऊ क्षेत्र में स्थित हैं, नदी घाटी क्षेत्र में हैं। और यही कारण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों में यह सभ्यता विकसित हुई। और नदियों के पाट में, नदी घाटी क्षेत्र में हमें पता है कि सिंचाई एक चुनौती के रूप में कभी नहीं रहेगी। भूमि उर्वर होगी, उपजाऊ होगी, और इससे कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होगी। कृषि विविधीकरण के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित होंगी। यही था। और उस समय जो अर्धशुष्क क्षेत्र थे, मान लेते हैं जैसे गुजरात का धौलावीरा ले ले, तो वहाँ की कुछ पुरातात्विक साक्ष्य ये दिखाते हैं कि उससे भी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी लोगों की अच्छी खासी तैयारी थी। जैसे धौलावीरा से हमें आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर मिला है, कृत्रिम जल संग्रहण प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। तो ये साक्ष्य क्या दिखलाता है कि जहाँ पे सिंचाई एक चुनौती के रूप में है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया? उसके कृत्रिम तरीके विकसित कर लिए हैं। इसके अलावा आप देखते हैं बलूचिस्तान क्षेत्र से नहरों की प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ सिंचाई एक चुनौती के रूप में था, आईवीसी पीपल ने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इस चुनौती से निपटने के तरीके विकसित कर लिए थे।
तो कॉन्सेप्ट बड़ा साधारण है कि आज जो क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व स्थल हमें शुष्क और अर्धशुष्क नजर आते हैं, वो 2600 BC 1900 BC के दौरान उपजाऊ क्षेत्र थे। शुष्कता एक चुनौती नहीं थी। जहां ये चुनौती थी, उस चुनौती को पाटने में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो तकनीकी विशेषज्ञता थी, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस तरह से धीरे धीरे जो कृषि संस्कृतियां हैं, वहां पर कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस कृषि अधिशेष ने क्या किया? शिल्पों के विविधीकरण के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित की। शिल्पों के विविधीकरण के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित की। आप लिखते भी रहिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो शिल्पों के विविधीकरण के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित की। शिल्प का मतलब क्या है? क्राफ्ट, मतलब जैसे कास्ट शिल्प, लकड़ी या उससे जुड़ी हुई चीजों को बनाने की कला। लौह शिल्प यानी कि लोहा और उससे जो भी औजार या दूसरी चीजें हम बनाते हैं उसकी कला। इसी तरह से उसको धातु शिल्प भी कहते हैं। ऐसे आप मनके बनाने की कला, इन सबको हम कहाँ रखते हैं? मिट्टी का बर्तन जो है, पॉटरीज, वो बनाने की कला तो भी क्या है? मृदभांड शिल्प है। तो इसी को हम शिल्प कहते हैं। तो कृषि अधिशेष की दशाओं ने शिल्प के विविधीकरण की दशाएं निर्मित की, और इस शिल्प के विविधीकरण की दशाओं ने अंततः किस चीज को बढ़ाया? तो व्यापार और वाणिज्य के लिए समृद्ध दशाएं और अनुकूल दशाएं निर्मित की। व्यापार वाणिज्य के लिए समृद्ध और अनुकूल दशाएं निर्मित की। और व्यापार वाणिज्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र थे, वहां आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क तो था, व्यापार वाणिज्य तो था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य था। तो ये बात समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन जो था वो बहुत ही उन्नत था। इसके पीछे जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो बैकबोन का, रीढ़ का काम कर रही थी, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी कृषि और पशुपालन उस दौर में भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि अगर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को समझना है, तो हमें इन दो पहलुओं को अलग से समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था। आगे जो कुछ भी डिस्कस करने जा रहा हूं, उससे आप ये बात समझ पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्थिक जीवन था, यह आर्थिक जीवन संगठित था। संगठित का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज्ड था, संगठित था। ये आर्थिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में नियोजित भी था, यानी कि प्लान्ड भी था। यह आर्थिक जीवन कैसा था? नियोजित था, प्लान्ड था। और इसके अब देखो, ये आर्थिक जीवन नियोजित था, तो ये प्लानिंग, ये नियोजन कैसा था, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या ये केंद्रीकृत मॉडल था या क्षेत्रीय मॉडल था, इस पे हम बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था? वो आर्थिक जीवन समृद्ध या प्रॉस्पेरस था। तो ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात। और देखो, जब आर्थिक जीवन समृद्ध होगा, व्यापार वाणिज्य उन्नत होगा, कृषि अधिशेष की दशाएं होंगी, शिल्पों का विविधीकरण होगा, कई महत्वपूर्ण शहर शिल्पों के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में जाएंगे। इसका मतलब अनेक ऐसे सेंटर्स, अनेक ऐसे केंद्र विकसित हो जाएंगे जो क्या होंगे? नगरीय केंद्र होंगे। यानी कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में हमें बहुत सारे नगरीय केंद्र भी मिलते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, चनोदड़ो, ये सब क्या है? कालीबंगन, ये सब नगरीय केंद्र हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकरण की दशा को भी प्रतिबिंबित करती है। और यहाँ पर जो नगरीकरण है वो कैसा नगरीकरण है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में जो नगरीकरण है वो कैसा नगरीकरण है? तो प्रथम नगरीकरण है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। तो ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण की। जैसा कि मैंने बताया कि धौलावीरा के लोगों को आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर बनाने की कला पता थी, सिंचाई के तरीके इनको पता थे, बिल्डिंग और आर्किटेक्चर के बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो इन सबको देख के इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छे इंजीनियर्स नहीं थे। हाँ,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे अच्छे इंजीनियर्स थे, दे वर गुड इंजीनियर्स। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो क्या है, पहले मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में विकसित, या आप सरस्वती घग्गर हाकरा क्षेत्र कहते हो। इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता के लक्षणों को भी दिखाती है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो खेती होती थी तो वहां पे प्रमुख फसल कौन से थे, तो कुछ बेसिक बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए और उसके आधार पे ही हम विश्लेषण कर पाएंगे। ऐसे हवाई में हम कोई विश्लेषण तो कर नहीं पाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसलों की जब हम बात करें तो प्रमुख फसलों में एक फसल थी गेहूं और दूसरी फसल थी जौ। ये सबसे प्रमुख फसलों में आती थी। और गेहूं और जौ के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चावल की भी जानकारी थी। और ये जो चावल है इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो चावल के प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सरसों, राई, तिल, मटर, इन सब चीज़ों की भी जानकारी थी। सरसों की जानकारी थी, राई की जानकारी थी, तिल की जानकारी थी, मटर की जानकारी थी। तो ऐसा हमारे पास साक्ष्य है। इसको देख के ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को फसल विविधीकरण की भी जानकारी थी, यानी कई सारे फसल उगाना वो जानते थे। इसी को हम कहते हैं फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। उनको कई सारे फसलों की जानकारी थी। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक साथ दो फसलों को उगाने की कला भी जानते थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग, दो फसलों को उगाने की कला भी जानते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी कृषि के विकसित लक्षणों को दिखलाता है कि कृषि विविधीकरण थी, वो एक साथ दो फसलों को उगाने की कला जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से खेत की जुताई का भी प्रमाण मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि अधिशेष की स्थिति बिना जुताई के संभव नहीं हो पाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से और किस चीज का प्रमाण मिला है, तो खेत की जुताई का प्रमाण मिला है। और जो खेत की जुताई का प्रमाण मिला है, तो खेत की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें लकड़ी के हल के भी साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से फाल के साक्ष्य भी मिले हैं। ये फाल किस चीज के बने हुए हैं, तो फाल हड्डी के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं। ये सब कृषि कर्म में उपयोग किए जाते थे। तो हड्डी के बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं, ठीक है, और पत्थर के बने हुए हैं, ऐसे फाल मिले। एक और कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से खेत की जुताई के भी साक्ष्य मिले हैं, खेत की जुताई का साक्ष्य। और सिंधु घाटी सभ्यता से ये जो खेत की जुताई का साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर है कालीबंगा से खेत की जुताई का भी साक्ष्य मिला है। फलों की भी जानकारी थी, जैसे तरबूज और अनार, इन फलों की भी जानकारी थी। और इसके बाद फलों की भी जानकारी थी इनको। सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट है और वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। कपास मीन्स कॉटन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले ऐसे लोग थे जो कपास से परिचित थे। तो कॉटन टेक्सटाइल्स भी था, हम कह सकते हैं कपास से भी परिचित थे। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि। सिंचाई के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो नदी घाटी क्षेत्र है, तो भूमि नदी घाटी में जो भी है वो क्या होगी, उर्वर होगी। वहां पे सिंचाई और जल की उपलब्धता आसान होगी। जो अर्धशुष्क क्षेत्र थे उस समय, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया धौलावीरा से हमें क्या मिलता है, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर मिलता है, ठीक है, कृत्रिम जल संग्रहण प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हमें बलूचिस्तान क्षेत्र से सिंचाई कैनल्स के भी प्रमाण मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि कृषि में तकनीक उपयोग भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो टेक्निकल स्किल था वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष या महत्वपूर्ण आयाम था। तो एक पहलू आपको समझ में आया कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की बात कर रहे हैं, तो देखो
जब हम जीएस के लिए प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स पर हमारा स्पेशल फोकस और एम्फेसिस होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ मूलभूत बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम उत्तर को विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक बना पाएंगे। तो इस तरह के तथ्यों को बताना मेरी मजबूरी है, और ये बहुत हार्डकोर फैक्ट्स नहीं है जिनको पढ़ के आप असहज हो जाए। तो इनको पढ़ना और समझना काफ़ी आसान है। कृषि के बाद मैंने बताया था कि दूसरा एक जो पक्ष है वो पशुपालन का है। तो पशुपालन के भी पक्ष को हम देखते हैं कि कृषि के बाद पशुपालन की दशाएं क्या थी। तो देखो, पशुपालन के बारे में जो साधारण सी बात आपको पहले से पता है वो क्या है कि पशुपालन की शुरुआत, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालतू बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कला है और मानव के सांस्कृतिक जीवन के विकास में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल से, मेसोलिथिक पीरियड से। मध्य पाषाण काल से पशुओं को पालतू बनाने की कला ये विकसित होती है मेसोलिथिक में, मध्य पाषाण काल में। फिर इसके बाद क्या है कि नवपाषाण काल में क्या आ जाता है, कृषि की शुरुआत हो जाती है। कृषि की शुरुआत हो जाती है, एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुओं को पालतू बनाने की कला, और कृषि के साथ साथ ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन जारी रहता है। ये नवपाषाण काल प्री हड़प्पन कल्चर से ओवरलैप करता है। नवपाषाण काल अर्ली हड़प्पन कल्चर से भी ओवरलैप करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी का समयकाल, यहाँ पे कृषि अधिशेष के साथ साथ पशुपालन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को हम नकार नहीं सकते हैं। और महत्वपूर्ण पशुओं की इनकी जानकारी थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा, कुबड़ वाला बैल, भैंस, बकरी, इसके अलावा सिंह, घोड़ा, हाथी, बाघ, यूनिकॉर्न, ये सब पढ़ते हो। हालांकि प्रीलिम्स में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जब गाय की बात आती है तो हम कहते हैं वैदिक लोगों को गाय की जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कोबड़ वाले बैल का साक्ष्य है तो उसकी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंस में इन जनरलाइज्ड आप ये लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कुछ पशुओं की जानकारी थी, जैसे गाय हो गया, यहाँ लिख सकते हो, भैंस है, बकरी है, भेड़ है ना, घोड़े हैं, नहीं घोड़े तो आर्यंस के साथ आते हैं, है ना, वैसे लिख सकते हो घोड़ा, हाथी। वैसे टेक्निकली जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जाओगे तो घोड़ा, गाय, इन सबको वैदिक लोगों के साथ जोड़ के बताना है, बट यहाँ पे मेंस में आप इंक्लूड कर सकते हो। बाघ लिख सकते हो, है ना, और यूनिकॉर्न जिसको एक श्रृंगी भी बोला जाता है, ये आगे संकेतों में आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। इन सब पशुओं की जानकारी थी। अच्छा, इसमें से बाघ को तो आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, है ना, पालतू नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनको आप पालतू बना सकते हैं। कुछ पशु हैं जिनका इस्तेमाल आप मांस के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पशुओं का जो पालन किया जाता था वो क्यों किया जाता था, तो दूध एवं संबंधित उत्पाद के लिए, ये पहला बिंदु हो गया। और किस लिए पालन किया जाता था, तो हम कह सकते हैं कि मांस के लिए, मांस के लिए। और किस लिए पालन किया जाता होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप गेस कर सकते हो कि जैसे बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, परिवहन का साधन बहुत धीमा था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बैलगाड़ी, बुलक कार्ट परिवहन का साधन था। अच्छा, जो गाड़ी थी इसके जो पहिए होते थे वो स्पोक्ड व्हील्स नहीं थे, तीलियों वाले पहिए नहीं थे। वो कैसे पहिए थे, ठोस प्रकार के पहिए थे, ठोस प्रकार के पहिए थे। तो ये जो गाड़ी है जिसके ठोस प्रकार के पहिए हैं, इस गाड़ी से जोड़ने के लिए पशुओं की जरूरत पड़ती होगी। तो इसमें से कुछ पशुओं का इस्तेमाल, है ना, हम किस लिए करते होंगे, तो भार को खींचने के लिए, यानी परिवहन के साधन के रूप में भी पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। खेती में भी पशुओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन की रीढ़ थी, और मुझे लगता है कि इससे आप परिचित हो गए। अब कृषि और पशुपालन के बाद जो तीसरा डायमेंशन है वो डायमेंशन है शिल्प का, क्राफ्ट्स का, है ना, शिल्प उद्योग। इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा शिल्प या क्राफ्ट, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना इसको। जैसे आप कह सकते हो पाषाण शिल्प। शब्दों के साथ खेलना सीखिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो टीचर 80 to 90% क्लास में इंग्लिश बोले,
हिंदी में पढ़ रहे हैं तो टीचर 80 to 90% स्टैंडर्ड हिंदी यूज़ करे, ठीक है। वो इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप समझ तो जाएंगे लेकिन लिखने में आपको कठिनाई आने लगेगी, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना? तो समझना आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो शिल्प उद्योग, क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पाषाण शिल्प हो जाता है। अच्छा, मान लो धातु, जैसे अगर आप लोहा तो नहीं है यहाँ, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन, इन धातुओं का उपयोग कर रहे हो और उससे कुछ उपकरण बना रहे हो, आभूषण बना रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु शिल्प कहेंगे, है ना। इसी तरह से लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं अगर आप बना रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कास्ट शिल्प कहेंगे। इसी तरह से अगर कपास की जानकारी है और उससे अगर आप वस्त्र बना रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? वस्त्र निर्माण कला। ये भी एक प्रकार की क्या हो गई? शिल्प। ऐसे ही अगर आप मिट्टी के बने हुए पॉटरीज या मृदभांड बना रहे हैं तो उस शिल्प को हम क्या कहेंगे? मृदभांड शिल्प। मृदभांड शिल्प। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्डिंग्स मिली हैं, है ना, पूरा का पूरा नगर का अवशेष मिला है, तो भी एक कला हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? भवन निर्माण कला। इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं और मनके प्राप्त हुए हैं, तो ये मुहर और मनका बनाने की कला, ये मनका निर्माण की कला, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें ये सारे कला मिले हैं और ऐसा नहीं कला ये अचानक प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां जो थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में विस्तारित थी, जिनके बारे में मैंने पहले के वीडियोस में बताया है, कहीं ना कहीं ये सभी कला, एक कह सकते हो कि प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के लिए लेबोरेटरी का काम कर रही थी, यानी ये सभी कलाएं धीरे धीरे वहां पे विकसित हो रही थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक आते आते ये कलाएं अत्यंत ही विकसित अवस्था में आ गई। जैसे मृदभांड का हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जो मृदभांड निर्माण कला है या मृदभांड शिल्प है, यहाँ पे सरल और सादे प्रकार के भी मृदभांड है और साथ ही साथ हमें अलंकृत मृदभांड या डेकोरेटेड पॉटरी भी मिलते हैं। अलंकरण में लाल और काले रंगों का अधिकतर प्रयोग हुआ है, तो हम इनको कहते हैं लाल एवं काले रंग के मृदभांड, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। तो इस तरह के मृदभांड भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प की दशा। इसके अलावा मुहरें और मनका, जिसकी मैंने बात की, ये भी एक महत्वपूर्ण था। कुछ लोग तो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में करेंसी या मुद्रा का प्रयोग का प्रचलन का साक्ष्य हमें नहीं मिला है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मनके थे, मुहरे थे, उनको प्रोटो करेंसी की तरह यूज किया जाता था या करेंसी के एक प्रकार की तरह यूज किया जाता था। तो मुहरे जो हैं या मनके हैं, इनके मल्टीपल यूजेस थे, बहुविध प्रयोग थे, है ना, और व्यापार वाणिज्य में भी इनका प्रयोग था। और कुछ सेंटर्स तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे थे जो मनके बनाने के केंद्र के रूप में थे, जैसे चनहुदड़ो और लोथल। ये कह सकते हो कि एक तरह से इंडस्ट्रियल साइट्स था, है ना। यहाँ से क्या है, मनके और जो मोहरें हैं ये व्यापक मात्रा में बनाई जाती थी, ठीक है। तो चनहुदड़ो और लोथल एक तरह से क्या था, इंडस्ट्रियल सेंटर्स था। तो ये दो सेंटर्स आप याद रखना कि एक है चनहुदड़ो और दूसरा है लोथल। ये एक तरह से क्या था, मनके, बृहद पैमाने पर ये मतलब मनके बनाने का काम यहाँ पे होता था। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल साइट्स की तरह था, है ना। इसके अलावा हाथी दांत जो आइवरी है, हाथी दांत का आभूषण बनाने में भी, हाथी दांत का जो आभूषण है, इस आभूषण को भी बनाने में ये लोग बहुत ही निपुण थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो धातु कर्म है, यानी कि इनको धातुओं की जानकारी थी, धातु शिल्प की जानकारी थी। महत्वपूर्ण धातु जैसे कि मान लो कि सोना, चांदी, इनसे तो परिचित थे ही थे, लोहा से ये परिचित नहीं थे। ये आप ध्यान रखिएगा, लोहा से फेमिलियर नहीं थे। इसके अलावा तांबा से ये परिचित थे, इसके अलावा टिन से ये परिचित थे। और तांबा और टिन को मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिश्र धातु भी बनाना जानते थे, एलॉयज भी बनाना जानते थे। और इस मिश्र धातु का नाम क्या था, कांसा। इसे हम क्या कहते थे, कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाने की भी कला से परिचित थे। यानी कि इसके पहले के लोगों को तांबे की जानकारी थी, टिन की जानकारी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो धातु कर्म कला है ये और एडवांस हो गई और उन्नत हो गई। और यहाँ के लोगों ने क्या किया, मिश्र धातु बना दिया, कांसा बना दिया।
यह भी एक कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे कांसे की बनी हुई एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये बहुत ही फेमस फैक्ट है और आप सभी लोगों को पता होगा कि कांसे की बनी हुई जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ये बात आप समझ गए? प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो यानी कि अगर आपसे कोई शिल्प की बात करे, है ना, तो शिल्प पे आप 40 से 50 शब्द तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए, मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट्स पे या किसी भी संकल्पना, मतलब संकल्पना एक मतलब वृहद चीज है। संकल्पना या कॉन्सेप्ट या विश्लेषण या आलोचना के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि जो उस संकल्पना के छोटे छोटे हिस्से हैं उस पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाए, उससे जुड़े हुए जो भी ऐतिहासिक संदर्भ हैं उससे आप फेमिलियर हो जाएं। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप अपने आप बेहतर आंसर लिखने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज करता हूँ, जोर देता हूँ कि जो फाउंडेशनल क्लास की लेक्चर्स होती हैं, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो ऑप्शनल की हो, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपकी फाउंडेशन क्लास की लेक्चर्स कमज़ोर रह जाएंगी तो इसका बड़ा ही गलत परिणाम होगा। आप यहाँ पे जो गैप्स रह जाएंगे उनको फिल करने के लिए क्रैश कोर्स में जाओगे, वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और फिर आप टेस्ट सीरीज में जाओगे, टेस्ट सीरीज में भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो मेरी एक बड़ी ही ऑनेस्ट एडवाइस है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एक चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को हॉलिस्टिक वे में तैयार करिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, उसमें जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं, एटलीस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन, हालांकि मैं तो सजेस्ट करता हूँ 15 ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ो, उन 15 ईयर्स के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। और उसके बाद अगर आप क्रैश कोर्स करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, या टेस्ट सीरीज करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज कुछ समय बाद एक हमें फॉल्स इंप्रेशन होता है कि हमारी तैयारी हो गई क्योंकि हमने कोचिंग कंप्लीट कर ली, और ये फॉल्स इंप्रेशन मैं इसको कह रहा हूँ, मिथ्या धारणा कि हमारा तैयारी कंप्लीट हो गया, हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली। ऐसा नहीं है। क्लास कंप्लीट करने से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो गए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मॉड्यूल वाइज, चैप्टर वाइज चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू करिए। एक एक चैप्टर को पढ़ा, PYQs किए, कॉन्सेप्ट बनाए, उनको कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज किया, उसके बाद टेस्ट सीरीज किया, उसके बाद क्रैश कोर्स किया, है ना, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कृषि पे आप 50 to 60 वर्ड्स लिखने की स्थिति में है, शिल्प पे 50 to 60 वर्ड्स लिखने की स्थिति में है, पशुपालन पे 30-40 वर्ड्स लिखने की स्थिति में है। इतने फैक्ट्स की सहायता से, और आप नोट्स भी बना लीजिएगा, और नोट्स जब आप वीडियो को पॉज करके बनाएंगे तो स्टोरी फॉर्मेट पे मत लिखना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लो, लेक्चर को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, तो सुनते सुनते वो भाषा जो है ना उसके साथ आप उन फैक्ट्स को वीव कर लोगे, जोड़ लोगे, तो धीरे धीरे आप उसको प्रेजेंट करने लगोगे अपने आंसर में। तो ये बात आप समझ गए कि कांसे की बनी हुई एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो ये शिल्प हो गया। अब आप बताओ, एक और पक्ष हम देखते हैं, वो है व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ पक्ष। आर्थिक जीवन में, समृद्ध आर्थिक जीवन में एक दूसरा जो पक्ष है वो है व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ पक्ष। तो देखो, बहुत आसान है इसे समझना। देखो, कृषि में कैसी स्थिति है? अधिशेष की स्थिति है। अधिशेष का मतलब सरप्लस, इंग्लिश में इसे कहेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो खुद की आवश्यकता है, जरूरत है, उससे अधिक आपने उत्पादन कर लिया। तो जब आप अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन करोगे तो क्या करोगे? उसको अपने पास रखोगे? नहीं। कृषि, एग्रीकल्चर, जो फूड क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स हैं। उनको हम स्टोर करके रखेंगे तो भी खराब होगा, या फिर हमने एफर्ट किया ज़्यादा उत्पादन करने में, तो उस एफर्ट का हमें एक मूल्य चाहिए। तो मूल्य तभी मिलेगा जब हम अपने अधिशेष को क्या करेंगे? बेचेंगे, सेल करेंगे, है ना। तो देखो, कृषि अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई तो इस अधिशेष को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, ठीक है। और जब बेचा जाएगा तो इस अधिशेष से क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। इस आय के निवेश से दूसरे उद्योग धंधे की शुरुआत की जा सकती है। हो सकता है कि आपका परिवार कृषि से जुड़ा हुआ है
और कृषि अधिशेष से कुछ आय प्राप्त हुआ और इससे आपने क्या किया, दूसरे शिल्प की शुरुआत कर दी। आप लोथल चले गए या चनहुदुड़ चले गए, वहां पे एक प्लॉट ले लिया और वहां पे मन के बनाने की छोटा कारखाना लगा दिया। यहाँ पे कारखाना का मतलब फैक्ट्रीज इन द मॉडर्न सेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने जैसे आज के दौर में होता है कि आपकी गांव में खेती बाड़ी अच्छी है, ज़मीन जायदाद अच्छी है, कृषि आय है और ठीक ठाक आय है, आपके पास पैसा सरप्लस है, तो आप उस पैसे को क्या करते हो, इन्वेस्ट कर लेते हो। शहर में जाके एक मॉल में एक शॉप खोलते हो और फिर वहाँ पे अपनी दुकान चलाना शुरू कर देते हो, या खेती बाड़ी छोड़ के शहर में आ जाते हो, है ना, आईएएस बनने की तैयारी शुरू कर देते हो, उस पैसे को लगा के आप कोचिंग खोल लेते हो। तो देखो, अधिशेष जो होगा, कृषि अधिशेष किन चीज़ों के लिए दशाएं निर्मित करेगा, शिल्पों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल दशाएं निर्मित करेगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये अधिशेष की वजह से ही शिल्प उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज, अच्छा, आज भी संसाधनों का वितरण एक जैसा नहीं है, मेरी बात समझ गए। संसाधन जैसे अगर भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करें तो कुछ क्षेत्र कृषि प्रधान है, कुछ क्षेत्र उद्योग प्रधान है, कुछ क्षेत्र खनिज प्रधान है, कहीं पे फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बात हमें समझना है कि हर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं ना हर जगह। तो संसाधन है ना एक समान रूप से वितरित नहीं है संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में। तो मैंने कहा कि कुछ जगह जैसे चनहुदुड़ हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनके बनाने की कारखाना। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो कृषि उत्पादन के लिए जाने जाएंगे, कुछ होंगे जो कारखाना स्थल के रूप में जाने जाएंगे, कुछ होंगे जहां से आपको खनिज पदार्थों की प्राप्ति होगी। और ये सारे स्थल धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क बनाएंगे और इस नेटवर्क की वजह से जो आंतरिक व्यापार है, ये आंतरिक व्यापार विकसित होने लगेगा। ऐसा होगा जैसे उदाहरण, जैसे मान लो सोना। मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु कर्म से परिचित थे। तो अगर सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को सोने की आवश्यकता है तो ये इनको कहां से मिल जाएगा, दक्षिण भारत से। अगर इनको लाजवर्द चाहिए तो वो इनको बदख्शां से मिल जाएगा। लाजवर्द कहां से मिल जाएगा, बदख्शां से मिल जाएगा, ठीक है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को टिन चाहिए और चांदी चाहिए तो वह अफगानिस्तान से मिलेगा। सेलखड़ी कहां से मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा। तो अगर इनको टिन एवं चांदी चाहिए तो ये कहां से मिलेगा, अफगानिस्तान से मिलेगा। अगर इनको टिन और चांदी कहां से मिलेगा, अफगानिस्तान से। और सेलखड़ी अगर इन्हें चाहिए तो ये कहां से मिलेगा, राजस्थान से। सेलखड़ी मिल गया राजस्थान से। अब आप समझ गए कि दक्षिण भारत, बदख्शां, अफगानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सेलखड़ी राजस्थान से मिल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीजें प्राप्त हो रही हैं। तांबा चाहिए तो तांबा भी आपको कहां से मिलेगा, राजस्थान से मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो केवल और केवल ट्रेड पोस्ट्स या व्यापारिक चौकियों के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे शोरतुघई और सुतकेंगडोर की स्थिति आप देखेंगे तो वो ट्रेड रूट्स पर भी हैं और वो व्यापारिक चौकियों का भी काम कर रहा है, वहां से ट्रांजिट ट्रेड भी हो रहा है। ये बात हमें समझना है ना। तो व्यापार वाणिज्य की अनुकूल दशाएं थी, ये बात आप समझ गए। इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं या महत्वपूर्ण नगर हैं आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, उनके बीच में व्यापार वाणिज्य हो रहा है, उनका एक नेटवर्क है। और ये व्यापार वाणिज्य सड़क मार्ग से भी हो रहा है। हाँ, सड़क मार्ग से व्यापार वाणिज्य हो रहा है क्योंकि हमें बैलगाड़ी के तो साक्ष्य मिले हैं ना, है ना, गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो हालांकि ये परिवहन का साधन क्या था, धीमा था। अगर नदी मार्ग से व्यापार हो रहा है तो यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नदी मार्ग या समुद्र मार्ग यूज होता था कि नहीं, तो आंसर है हाँ, यूज होता था। कैसे, लोथल से क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, जो क्या दिखाता है कि हाँ समुद्र मार्ग से भी व्यापार होता था। तो देखो, रिवर रूट्स को, नदी मार्गों को भी इस्तेमाल किया, स्थल मार्गों को भी यूज किया, लैंड रूट्स को भी यूज किया। ये बात आप समझ गए। और ये सारे के सारे व्यापारिक केंद्र आपस में जुड़े थे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता या भारतीय उपमहाद्वीप के सभी व्यापारिक केंद्र अगर आपस में जुड़े हैं
तो हम कहेंगे कि ये व्यापार किस तरह के व्यापार को दिखला रहा है, तो ये व्यापार आंतरिक व्यापार को दिखला रहा है। तो व्यापार का एक पक्ष क्या हो गया, आंतरिक व्यापार, और उसी व्यापार का एक दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बाह्य व्यापार। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाह्य व्यापार का मतलब हम बात कर रहे हैं विश्व के दूसरे देशों के साथ होने वाला व्यापार, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होने वाला व्यापार। ये कैसा व्यापार है, बाह्य व्यापार। ठीक है, आंतरिक व्यापार आप समझ गए ना, ऐसे इन पॉइंट्स को यूज कर लेंगे तो ये आंतरिक व्यापार दिखा देगा कि जैसे राजस्थान, दक्षिण भारत है ना, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धौलावीरा, लोथल सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो देखो बाह्य व्यापार था, इस बात के अभिलेखीय साक्ष्य हैं हमारे पास। अभिलेखीय साक्ष्य, जब हम अभिलेखीय साक्ष्य की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे साक्ष्य की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, यानी कि लिखित साक्ष्य है या रिटन रिकॉर्ड्स है। मैं लिख दे रहा हूं लिखित साक्ष्य, क्योंकि लंबे समय से मैंने हिंदी माध्यम को पढ़ाना छोड़ दिया था, तो अभी हिंदी में पढ़ाते वक्त कभी कभी इंग्लिश आ जाती है। 2-4-10 क्लासेस के बाद वो भी खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, 100% हम हिंदी पे आ जाएंगे। तो रिटन रिकॉर्ड्स, अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साक्षर थे कि नहीं। पहले यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साक्षर थे कि नहीं, लिटरेट थे कि नहीं, साक्षर थे कि नहीं। तो आंसर है हाँ, ये साक्षर थे, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या प्राप्त हुई है, लिपि प्राप्त हुई है, एक स्क्रिप्ट मिली है। ये लिपि कैसी है, तो ये लिपि चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक लिपि का मतलब है कि ये कैसी है, पिक्टोग्राफिक है। ये लिपि कैसी है, पिक्टोग्राफिक है। क्या इस लिपि को पढ़ा जा सका है, तो आंसर है नहीं, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि लिपि है, लेकिन अगर पढ़ी नहीं जा सकी है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता की तो स्थिति ऐसी है। तो ये अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिला कहां से, जो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार बाहर के देशों से था। ये अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिला है, तो देखो ये अभिलेखीय साक्ष्य जो रिटन रिकॉर्ड है, ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। ये रिटन रिकॉर्ड हमें मिला है मेसोपोटामिया से। ये लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिटन रिकॉर्ड हमें कहां प्राप्त हुआ है, तो मेसोपोटामिया का अभिलेखीय साक्ष्य है ये। जब आप बुक्स पढ़ते हो तो सुमेर, अक्कड़, बेबीलोन ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, तो मेसोपोटामिया से हमें ये अभिलेखीय साक्ष्य मिला है। और ये जो अभिलेखीय साक्ष्य है जो हमें मेसोपोटामिया से मिला है ना, इसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी कहते हैं। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी कहते हैं। वो आईबीसी का स्क्रिप्ट नहीं है, मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कीलाक्षर लिपि। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को हम क्या कहेंगे, कीलाक्षर लिपि। कीलाक्षर लिपि का मतलब क्या हो गया, कील प्लस अक्षर। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप पत्थर की पट्टिकाएं ले लो, प्लेट्स ले लो। जैसे मान लो ये पत्थर की बनी हुई एक पट्टिका है, या फिर मिट्टी की बनी हुई एक पट्टिका है, और इस पर आपने क्या किया, कील यानी लोहे की बनी हुई एक नुकीली धातु से कुछ लिख दिया, तो इसे ही हम कहेंगे कीलाक्षर लिपि। तो ये कीलाक्षर लिपि हमें मिली है ना, यानी कि कीलनुमा लिखावट है। और उस कीलनुमा लिखावट में इस बात की चर्चा मिलती है कि मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध जो था 3 विदेशी क्षेत्रों से था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा इसको। आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th की, वहां पे बड़ा ही क्लियरली दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया का जो व्यापारिक संबंध है वो 3 विदेशी क्षेत्रों के साथ है। एक का नाम दिया जाता है दिलमुन, हिंदी में मैं लिख रहा हूं दिलमुन। दूसरा विदेशी क्षेत्र है मगन, और तीसरा विदेशी क्षेत्र है मेलुहा। तो यहां पे 3 विदेशी क्षेत्रों की चर्चा की गई है। पहला क्या हो गया, दिलमुन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप लिख लेना। दूसरा विदेशी क्षेत्र मगन, और तीसरा विदेशी क्षेत्र क्या है, मेलुहा। दिलमुन, मगन और मेलुहा। मेरी बात समझ गया। और यहां पे जब इतिहासकारों ने इसको स्टडी किया, इसको अध्ययन किया,
तो उन्होंने इस मेलुहा को रिलेट किया कि यहाँ मेलुहा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेलुहा का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, खासतौर से सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, इसे ही मेलुहा कहा गया। ऐसा इतिहासकारों ने, है ना, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको पढ़ने के बाद एक मतलब निष्कर्ष निकाला। अब इसमें देखो, दिलमुन का मतलब क्या हो गया कि आज के टाइम का जो बहरीन वाला क्षेत्र है उसे ही क्या लिखा गया है, दिलमुन। तो दिलमुन का मतलब हो गया कि आधुनिक मॉडर्न बहरीन या आधुनिक बहरीन का क्षेत्र, ये क्या हो गया, दिलमुन। अच्छा, ये जो मगन है ये हो गया आज के टाइम का ओमान या यूएई का जो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है ये। तो मगन का मतलब हो गया कि आधुनिक ओमान और यूएई का क्षेत्र। और मेलुहा को रिलेट किया गया किसके साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो बाह्य व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, आंसर इज यस, हाँ था। इस बात के अभिलेखीय साक्ष्य हैं। क्या ये अभिलेखीय साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है नहीं। ये अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेसोपोटामिया से मिला है। वहां की स्क्रिप्ट है, कैसी स्क्रिप्ट है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, किलाक्षर लिपि। उस किलाक्षर लिपि में कितने क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, 3 क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमुन, मगन और मेलुहा, जिसमें मेलुहा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है, दिलमुन का संबंध बहरीन के साथ, मगन का संबंध यूएई और ओमान के कुछ क्षेत्रों के साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। अब देखो, एक तरफ मेसोपोटामिया है ना, अब यहाँ पे पिक्चर में 2 जगह आ गया, एक हो गया मेसोपोटामिया और दूसरा हो गया मेलुहा। और मेलुहा का मतलब क्या हो गया, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, अभिलेखीय साक्ष्य में कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें एक जो जिक्र है, एक जो उल्लेख है, वो है मेलुहा क्षेत्र के इंटरप्रिटेटर का। इंटरप्रिटेटर का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मैं चला गया दक्षिण भारत, केरला चला गया, और मैं कोई बात कह रहा हूँ और वहाँ का स्थानीय केरला का व्यक्ति मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि मैं हिंदी में कह रहा हूँ और इंग्लिश मुझे आती नहीं है। तो वहाँ का कोई दूसरा व्यक्ति जो हिंदी जानता है और केरला भी जानता है, तो क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, है ना। उसको द्विभाषिया कहते हैं, जो मतलब 2 अलग अलग लोग जिनको एक दूसरे के भाषा की जानकारी नहीं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको दोनों ही भाषाओं की जानकारी है, वो उन दोनों के बीच में एक कॉमन कह सकते हो कि लिंक या सामान्य संपर्क बनता है। और तो वैसे मेलुहा से हमें एक उल्लेख मिलता है किस चीज़ का, मेलुहा के इंटरप्रिटेटर का, यानी कि मेलुहा के द्विभाषीय का, इंटरप्रिटेटर का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये भी उल्लेख मिलता है कि मेसोपोटामिया में मेलुहा से जो लोग आ रहे हैं व्यापार वाणिज्य करने, मेलुहा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से क्षेत्र, उन लोगों के लिए अलग ड्वेलिंग प्लेसेस हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। यानी मेलुहा के व्यापारी अगर मेसोपोटामिया जा रहे हैं तो उनके रहने के लिए अलग से बस्तियां बनाई गई हैं। और ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि मेलुहा से जो व्यापारी जा रहे हैं, जो नाविक जा रहे हैं, उनके रहने के लिए अलग से बस्तियां हैं या घर हैं। इसका मतलब वो फ्रिक्वेंटली मेसोपोटामिया जा रहे हैं, लगातार मेसोपोटामिया जा रहे हैं, और मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार वाणिज्य है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह का उल्लेख मिलता है। ये भी उल्लेख मिलता है कि मेलुहा से क्या क्या चीजें मंगवाते थे ये लोग, मेसोपोटामिया के लोग। तो मेलुहा से वो लोग तांबा मंगवाते थे, आइवरी या हाथी दांत मंगवाते थे, कॉर्नेलियन के बने हुए मन के, ये सबसे पॉपुलर थे, कॉर्नेलियन बीट्स मंगवाते थे, ठीक है, सोना या सोने के बने हुए आभूषण मंगवाते थे, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान पत्थर, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसी चीजें मंगवाते थे। और मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से मिली हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। तो ये क्या हो गया, मोहरें जो मिली हैं मेसोपोटामिया की सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से, तो ये मोहरें कैसी साक्ष्य हो गई, ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गई। और ठीक ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र या मेलुहा की मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। तो देखो, मेसोपोटामिया की मोहरों का मेलुहा या आईवीसी में मिलना, या आईवीसी के मोहरों का मेसोपोटामिया में मिलना, ये क्या है, एक मोहरें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ये दिखलाता है कि इन दोनों के बीच में व्यापार वाणिज्य निरंतर होता था।
ये बात आपको समझना है। साथ ही साथ जब हम नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, शोरतुगई जैसे सेंटर्स को देखते हैं, सुतकेंगुडोर जैसे सेंटर्स को देखते हैं, तो शोरतुगई और सुतकेंगुडोर ये दोनों ही सेंटर्स की अगर हम बात करें, शोरतुगई या सुतकेंगुडोर, है ना, तो देखो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो थी, है ना, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों सेंटर्स जो थे ये किस रूप में काम करते थे? व्यापारिक चौकियों के रूप में भी काम करते थे, ट्रेड सेंटर्स के रूप में भी काम करते थे, ट्रेड ट्रांजिट सेंटर्स के रूप में भी काम करते थे। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब बड़ा ही सीधा है। अगर ये व्यापारिक चौकियों के रूप में काम कर रहे हैं, इसका मतलब इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित हैं और इन मार्गों से होते हुए मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार हो रहा है, पारस की खाड़ी का इस्तेमाल करते हुए व्यापार हो रहा है। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आंतरिक व्यापार था, इसके साथ साथ बाह्य व्यापार जो था ये भी बड़ा ही विकसित था। अच्छा देखो, जब भी हम किसी नगरीय सभ्यता के तत्वों को देख रहे हैं तो हमें एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि क्या मोनेटाइजेशन या मौद्रीकरण था, क्या मौद्रिकीकरण था वहां पर, या क्या वहां पे करेंसी सिस्टम एग्जिस्ट करती थी? मौद्रिकीकरण या करेंसी सिस्टम था? तो देखो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मौद्रिकीकरण नहीं था, यहाँ पे कोई करेंसी सिस्टम नहीं था। संभवतः मुहरों का इस्तेमाल होता था व्यापार वाणिज्य में, तो कुछ विद्वानों ने इन मुहरों को प्रोटो करेंसी भी कहा है, ठीक है, प्रोटो करेंसी भी कहा है, यानी कि छद्म मुद्रा, आद्य मुद्रा, मुहरों का मुद्रा के रूप में उपयोग। और व्यापार वाणिज्य आमतौर पे जो बेस्ड था वो था आदान प्रदान की प्रणाली पर आधारित था। आदान प्रदान की प्रणाली, जिसको आप बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, तो ज्यादा पॉपुलर वर्ड क्या है? बार्टर सिस्टम, ठीक है, यानी कि आप अपनी जरूरत की वस्तुएं हमसे ले जाओ और हमारी जरूरत की वस्तुएं हमें दे जाओ। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम पर बेस्ड व्यापार था। अच्छा, जब व्यापार वाणिज्य होगा तो बाट माप की प्रणाली होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही विचित्र है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो बाट माप की प्रणाली मिली है ये बहुत ही मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज्ड है, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है और ये क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड है। बाट माप की प्रणाली में क्या है? एक रूपता है और साथ ही साथ ये क्या है? मानकीकृत भी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बाट माप के लिए स्केल का भी प्रमाण मिला है, और जब ये लोग स्केल का यूज कर रहे हैं तो ये सीप के बने हुए स्केल का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ ये हाथी दांत के बने हुए स्केल का यूज कर रहे थे, और तांबे और कांसे के बने हुए स्केल का भी यूज कर रहे थे। तो ये बात आप समझ गए कि बाट माप की प्रणाली का होना, उसमें एक रूपता का होना, बाट माप की प्रणाली का स्टैंडर्डाइज्ड होना, मापने के लिए स्केल की उपस्थिति। स्केल, इस बात के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कि सीप के बने हुए स्केल, हाथी दांत के बने हुए स्केल, तांबे या कांसे के बने हुए स्केल हमें प्राप्त हुए हैं। मौद्रिकीकरण नहीं था, करेंसी सिस्टम नहीं था, कोई कॉइन, कोई सिक्का हमें नहीं मिला है, लेकिन मोहरों का प्रयोग करेंसी के रूप में शायद होता था, लेकिन करेंसी हम उसे नहीं कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लोथल से हमें क्या मिल गया है? गोदीवाड़ा। लोथल क्या है? एक पोर्ट सेंटर है। तो ये पोर्ट सेंटर दिखला रहा है कि व्यापार वाणिज्य की महत्वपूर्ण दशाएं थी। नदी मार्ग से और स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार था, हालांकि परिवहन का साधन क्या था? थोड़ा सा स्लो था। तो इन सब चीजों को देख के, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय योजना है, यहाँ पे जो ग्रैनरी मिला है, विशाल अन्नागार जो मिला है, इसके अलावा अन्नागार मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है ना, इसके अलावा जो बड़े भवनों के अवशेष मिले हैं, इसके अलावा जो नगर योजना इतनी सुविन्यासित थी और सड़कें और पूरा का पूरा शहर एक ड्रेनेज सिस्टम का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता था, इन सबको देखकर ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन अत्यंत ही उन्नत था या विकसित था। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अगर आपको ये लगता है कि इतनी बेसिक चीजों का यूज करके आप आंसर लिख के बहुत अच्छे नंबर पाओगे, तो आप गलत हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत विश्लेषण के बिंदुओं को आपको समझना होगा, जानना होगा, एनालिसिस के, आलोचना के, विश्लेषण के कुछ पक्षों को समझना होगा। और जब आप उन बातों को थोड़ा सा सुनोगे
और इसके साथ रिलेट करके लिखना शुरू करोगे तो आप एक बेहतर आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यहाँ से जो सीधे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, मैं जब आंसर राइटिंग करवाऊंगा, और सब सीरीज में ही होगा, इस चैप्टर के बाद आंसर राइटिंग होगा इस चैप्टर के जो सारे प्रश्नों का, और वो सारे वीडियोस अपलोड होंगे दूसरे प्लेलिस्ट पे, तो आप समझ पाओगे कि इंटीग्रेटेड स्टडी क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक बिगिनर बच्चा भी जो इन क्लासेस को पूरी तरह से देखेगा उसके अंदर भी आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस, एक बेहतर आंसर राइटिंग लिखने की कला स्वाभाविक रूप से विकसित होती हुई चली जाएगी। तो देखिए, अब थोड़ा कुछ पक्षों को हम देखते हैं जिससे अभी जो हमने समझा है ना, उसमें विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या हैं। इसमें विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या हैं, सबसे पहले तो हमें इन्हें मार्क करना होगा। तो विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या है, तो देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जो कृषि की तकनीक थी, एग्रीकल्चर था, ये एडवांस था, एग्रीकल्चर एडवांस था, कृषि उन्नत थी। ये बात हमने देखा कि नहीं? हाँ, कृषि उन्नत थी, ये बात हमने देखा। कृषि उन्नत थी तो कैसे थी, ये भी हमने डिस्कस किया कि नदी घाटी सभ्यता थी, नदी घाटी सभ्यता थी, ठीक है। साथ ही साथ सिंचाई की प्रणाली थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की तकनीकी प्रवणता थी, तकनीकी दक्षता थी, ये सब कारण थे। कृषि उन्नत थी, उन्नत कृषि की दशाएं थी, ये बात हमने समझ लिया। तो देखो, अब जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अब यहां से विश्लेषण के बिंदु क्या है कि कृषि उन्नत है, लेकिन क्या इस कृषि की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं जो आप ट्रेस आउट कर पा रहे हो। इस कृषि की कुछ सीमाएं हैं, है ना, लिमिटेशंस हैं। आपने केवल एक पक्ष पढ़ा कि कृषि उन्नत था, लेकिन क्या इस उन्नत कृषि की भी कुछ सीमाएं हैं? तो आप कहोगे हाँ, कृषि की भी कुछ सीमाएं थी, क्योंकि अधिकांश स्थल जो हैं वो कहाँ थे? नदी घाटी क्षेत्र में स्थित थे, अधिकांश स्थल, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। कुछ स्थल ऐसे भी थे जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थे। तो जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र हैं, अर्धशुष्क क्षेत्र में जो भी कृषि हो रही है वहां पे चुनौती है ना। तो जब वहां पे चुनौती है या सूखे क्षेत्रों में चुनौती है, ठीक है, तो उस चुनौती को दूर करने के लिए कुछ जगहों पे इस तकनीक का प्रयोग करते हुए जो कृत्रिम जल संग्रहण प्रणाली है या कैनल या नहर विकसित किए। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे कृषि कठिन था, है ना। ये चीजें हैं, ये बात आपको बताना है। कृषि फसलों में जैसे अलग अलग क्षेत्र थे, वहां पे अलग अलग प्रकार का फसल संभव था। जैसे गेहूं और जौ अगर सबसे लोकप्रिय फसल है, इसका मतलब क्या है कि दूसरे फसल जो हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे धान जैसे फसल का प्रसार बहुत ही सीमित था, बाजरा जैसे फसल का प्रसार बहुत ही सीमित था, गेहूं और जौ ज्यादा पॉपुलर था। अब ये कृषि की उन्नत दशाएं थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी उन्नत कृषि थी, तो क्या इस कृषि को उन्नत बनाने में किसी सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल था? सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम, जिसको हम केंद्रीकृत राज्य प्रणाली कहते हैं। तो क्या किसी केंद्रीकृत राज्य प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम का रोल था कृषि को उन्नत बनाने में? तो देखिए, इसका आंसर देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कोई केंद्रीकृत राज्य सत्ता थी? इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। ये बात आप समझ पाए? केंद्रीकृत राज्य सत्ता नहीं थी, कोई राजा था नहीं था, है ना। मोनार्कियल सेटअप था नहीं, प्रमाण है हमारे पास। हाँ, प्रशासकीय जो कह सकते हैं कि एक धड़ा ऐसा था जो प्रशासन का काम देखता था, लेकिन वो प्रशासन का काम किसकी निगरानी में होता था, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। हो सकता है कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स बना रखे हों, ये भी एक संभावना है। तो देखिए, राज्य नियोजित कृषि या केंद्र प्रायोजित कृषि, इस तरह की व्यवस्था का सर्वथा अभाव था। ये बात हम लिमिटेशंस में लिख सकते हैं। जैसे आज देखो, जैसे आप उत्तर प्रदेश को देखो, कृषि है, हाँ कृषि, लेकिन राज्य उस कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कितना प्रयास करता है, आप ये भी देखो, है ना। कि जब आप यूपी की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी की गवर्नमेंट कृषि को उन्नत बनाने के लिए कितने सारे एफर्ट कर रही है ना।
किसानों को कितने तरह की सब्सिडीज दे रही है ना, उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प, सपोर्ट और सहायता प्रदान कर रही है, उनको सस्ता लोन अवेल करा रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है, इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है। तो ये क्या है, एक केंद्रीकृत कह सकते हो कि राज्य व्यवस्था का परिणाम है कि राज्य का हस्तक्षेप है और राज्य उस कृषि को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस चीज का अभाव दिखता है ना। हालांकि पूरी तरह से वैक्यूम नहीं था, एक प्रशासकीय वर्ग विद्यमान था। और यहाँ पे जो भी कृषि है, कृषि आमतौर पे ज्यादातर निर्भरता जो कृषि की थी वो पर्यावरणीय और जलवायुवी दशाओं पे थी, यानी पर्यावरणीय और जलवायुवी दशाओं पे अत्यधिक निर्भरता। यही कारण है कि जब इन पर्यावरणीय और जलवायुवी दशाओं में बदलाव आना शुरू हुआ या जो नदियां हैं उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित करना शुरू हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट कारक है जिससे कहा जाता है कि धीरे 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 ये जो नगरीय केंद्र हैं, यहाँ पे जो नगरीय विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे क्या होती चली गई, लुप्त होती चली गई। यानी कि कृषि आमतौर पर पर्यावरणीय कारकों पर, जलवायु कारकों पर निर्भर था और साथ ही साथ जो स्थानीय तकनीक थी, स्थानीय तकनीक ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और लोगों का जो सामुदायिक प्रयास है, कम्युनिटी का एफर्ट है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इस केंद्रीकृत व्यवस्था का अभाव था। तो देखो अब आप कृषि में पहले आपने क्या पढ़ा था, देखो कृषि में आपने पहले केवल इन फैक्ट्स को पढ़ा था जो मैंने आपको बताया था कि भाई कृषि कैसी थी, तो आपको इतनी सारी बातों की जानकारी मैंने दी कि कृषि इस तरह से होती थी, कृषि के मूल में क्या था। लेकिन अब यहाँ पे कृषि से जुड़ी हुई कुछ विश्लेषणात्मक बिंदु भी आपके पास आ गए कि कृषि में राज्य केंद्रित व्यवस्था का अभाव था और तमाम ऐसी चीजें कि लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों का इंपॉर्टेंट रोल था, लोकल स्थानीय तकनीक जो थी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, पर्यावरणीय और जलवायु केंद्र महत्वपूर्ण थे। चूंकि ये नदी घाटी सभ्यता थी तो नदी घाटी सभ्यता होना ये भी अपने आप में क्या है, एक लिमिटेशंस है, पॉजिटिव के साथ साथ एक लिमिटेशन वाला फैक्टर भी है। ये बात समझ गए। दूसरी चीज हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित कृषि के बाद विकसित शिल्प की भी दशाएं थी, यानी कि शिल्प उद्योग भी समृद्ध था। इस पे भी हमने चर्चा किया हुआ है कि शिल्प उद्योग भी क्या था, समृद्ध था। अब शिल्प उद्योग में आप देखिए कि शिल्प उद्योग समृद्ध था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे महत्वपूर्ण केंद्र थे जो शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र भी थे, शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र भी थे, जैसे लोथल और चनहुदड़ो, मनका बनाने का कारखाना था। ये बात आप समझ गए। तो शिल्प उद्योग प्रधान था, कुछ प्रमुख केंद्र शिल्प उत्पादन के मुख्य केंद्र के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, तकनीक भी उन्नत थी। लेकिन इस शिल्प उद्योग में जो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम हम जिसे आज कहते हैं, मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम या आधुनिक कारखाना प्रणाली जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे आधुनिक कारखाना प्रणाली या मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जो भी शिल्प उद्योग है वो किस रूप में है, तो जो भी शिल्प उद्योग है वो घरेलू कुटीर उद्योगों के रूप में है। यहाँ पे सभी शिल्प उद्योगों की स्थिति कैसी है, घरेलू कुटीर उद्योगों के रूप में है। आधुनिक कारखाना या मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम जैसी चीजें नहीं है। यानी बड़े पैमाने पे मास प्रोडक्शन हो रहा हो, ऐसा मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे उत्पादन और आधुनिक कारखाना व्यवस्था जैसी चीजों का हमें अभाव दिखता है। और यही इस शिल्प उद्योग की क्या हो गई, लिमिटेशंस या सीमाएं हो गई। अच्छा, ये जो शिल्प उद्योग है क्या ये राज्य नियंत्रित था? फिर से वही कॉन्सेप्ट जो कृषि में हमने यूज किया। तो आप कहोगे नहीं, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का अभाव था। क्या ये कंट्रोल्ड था या अनकंट्रोल्ड था, राज्य नियंत्रित था? कारीगर स्वतंत्र थे या मतलब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले कारीगर थे? इन चीजों पे भी कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब देखो क्या है, हमने व्यापार वाणिज्य की भी बात की, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में समृद्ध व्यापार वाणिज्य की भी बात कर ली। समृद्ध व्यापार वाणिज्य, यहाँ पे हमने आंतरिक व्यापार की भी बात की और साथ ही साथ बाह्य व्यापार की बात की। इन दोनों ही पक्षों की हमने बात की। तो देखो, आंतरिक व्यापार संगठित था, हाँ, आंतरिक व्यापार
में सारे केंद्र, सभी केंद्र एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हाँ, लेकिन फिर भी ये इनकी लिमिटेशंस थी, कुछ उनकी लिमिटेशंस थी। जैसे देखो मुगल काल में देखो, सल्तनत काल में देखो, या प्राचीन भारत में जब आप महाजनपद और इसके बाद के काल में देखोगे तो बहुत सारे, जैसे महाजनपद काल में विशास की बात होती है, मतलब बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह के मार्केट कॉम्प्लेक्सेस के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। मार्केट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कि बाजार, या हम कहते हैं ना कि बाजार या मंडी, इस तरह का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है, जो कि लिमिटेशंस को दिखलाता है, सीमाओं को दिखलाता है कि व्यापार इतना विकसित था लेकिन फिर भी, है ना, कोई इस तरह के मार्केट कॉम्प्लेक्सेस के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। बाह्य व्यापार की हमने बात की, है ना, लेकिन बाह्य व्यापार जो भी है, जैसे आपको मैंने बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ व्यापार बताया, तो उसमें देखो तांबा, चांदी, सोना, ये सारी चीज़ें वो इंपोर्ट करते थे, आइवरी इंपोर्ट करते थे, हाथी दांत का आयात होता था मेसोपोटामिया में। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं, जो कुछ भी हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेसोपोटामिया, उसमें से अधिकतर रॉ मटेरियल या कच्चा संसाधन है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी था, विनिर्मित वस्तुएं भी थी, लेकिन उनकी मात्रा कम थी। ज़्यादातर क्या था, रॉ मटेरियल्स या कच्चा संसाधन था। तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद हम और क्या, व्यापार वाणिज्य, जो आर्थिक जीवन की एक लिमिटेशन और क्या है, मैंने बताया, इतना समृद्ध व्यापार वाणिज्य होने के बावजूद भी क्या मौद्रिकीकृत अर्थव्यवस्था थी? तो आंसर है नहीं, मौद्रिकीकृत अर्थव्यवस्था नहीं थी। करेंसी सिस्टम का क्या था, अभाव था। यहाँ पे कोई मुद्रा के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। संभवतः मोहरों का प्रयोग होता था प्रोटो करेंसी के रूप में। ये भी क्या है, एक तरह की लिमिटेशंस या सीमाएं हैं। ये बात आप समझ गए, ये चीज़ है। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, है ना, लेकिन इन महत्वपूर्ण शहरों में व्यापार वाणिज्य भी हो रहा है। इंपॉर्टेंट जो भी ट्रेड सेंटर्स हैं, यहाँ व्यापार वाणिज्य भी हो रहा है। लेकिन इन ऐसी सभी परिस्थितियों में सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित आर्थिक जीवन में जो आर्थिक नियंत्रण है, इस आर्थिक नियंत्रण का स्वरूप कैसा है, ये अस्पष्ट है। और ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है कि आर्थिक नियंत्रण का स्वरूप अस्पष्ट है। क्या पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है, राजनीतिक केंद्रीकरण है? तो हम कहेंगे नहीं। तो फिर क्या है? अगर पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन नहीं है, निरंकुश राजतंत्र जैसी कोई प्रणाली नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी तो नहीं है, लोकतंत्र भी तो नहीं है। तो यहाँ की व्यवस्था एक एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्था था, और उसका नेचर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्बनिज्म की तरफ था, है ना, प्रशासनिक शहरीकरण कह लो, या कह सकते हो कि वहाँ पे जो शहर के जो लोग हैं, उन लोगों ने मिलजुल कर संगठित तरीके से एक प्रशासनिक ढांचा की नींव रखी हो। इस बात की भी संभावना है कि वो प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए लोग महत्वपूर्ण लोग हों, और इसलिए शहर के महत्वपूर्ण हिस्से में वो निवास करते हों। क्योंकि जो शहर की योजना है, जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित शहर हैं, शहर का नियोजन है, नालियों की जो व्यवस्था है, विकसित व्यवस्था, संरचना, इसको देख के हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो कहते हैं हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था थी। लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रेगुलेट होती थी, कौन इनको नियंत्रित करता था, उसमें हायरार्की क्या थी, प्रशासन में सबसे टॉप पे कौन था, उसके बाद कौन था, है ना, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। और ये क्या है, ये इसकी लिमिटेशंस या सीमा है। ये बात आप समझ गए, ये चीज़ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो आर्थिक जीवन है, यह क्या था, बहुत ही समृद्ध, विकसित और उन्नत था। कुछ विद्वानों का मानना है, और ये तो दिख ही रहा है कि आर्थिक जीवन क्या है, बहुत ही समृद्ध, विकसित और उन्नत है। अब देखो क्या है, ये समृद्ध, विकसित और उन्नत आर्थिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के मैच्योर आईवीसी वाले फेज में, परिपक्व चरण में, जिसको हम 2600 BC से 1900 BC कह रहे हैं, ये जो समृद्ध, विकसित और उन्नत आर्थिक जीवन है, ये कैसे एक लिमिटेशन या सीमा बन जाता है, ये बात आपको समझना है। देखो, इस पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि व्यापार वाणिज्य और कृषि अधिशेष पे टिकी हुई है। और व्यापार वाणिज्य और कृषि अधिशेष इतनी उन्नत दशा में इसलिए है क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उनके बीच एक नेटवर्क बन गया है, एक ट्रेड नेटवर्क, व्यापारिक नेटवर्क बन गया है। तो अगर किसी कारणवश ये नेटवर्क टूट जाए
ये व्यापारिक नेटवर्क टूट जाए तो इसके शहरी जीवन की आर्थिक दशाएं प्रभावित हो सकती हैं और नेटवर्क टूटने का कारण हो सकता है। नेटवर्क टूटने का कारण क्या हो सकता है? पर्यावरणीय परिवर्तन। नेटवर्क टूटने का कारण हो सकता है नदी का मार्ग बदल लेना। नेटवर्क टूटने का कारण हो सकता है कि कोई विशेष क्षेत्र जो संसाधन संपन्न क्षेत्र हो वहां संसाधनों की कमी हो जाना। अगर संसाधन की, जैसे रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, जैसे चाइना से रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो अगर चाइना देना बंद कर दे, है ना, तो फिर उससे देखो क्या होता है, एक जो चक्र है जो उत्पादन और वितरण का, वो टूटेगा कि नहीं। या जो सरप्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, है ना, जो तेल उत्पादन करने वाले देश हैं, अगर वो वहाँ पे तेल के संसाधनों की वहीं पे कमी हो जाए तो उत्पादन और वितरण का चक्र टूटेगा और इससे कई जगहों पे शहरीकरण की दशाएं प्रभावित होंगी। ठीक वैसा ही कुछ कि कुछ प्रमुख क्षेत्र प्रमुख संसाधन संपन्न क्षेत्र रहे होंगे और वहां पर अगर उन प्रमुख संसाधनों की कमी हुई होगी, क्योंकि देखो सब कुछ स्पेकुलेशन है, हमारे पास केवल और केवल कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं और उनके आधार पर हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो प्रमुख संसाधन संपन्न क्षेत्र रहे होंगे, अगर वहां पे कुछ प्रमुख संसाधनों की कमी हो गई होगी, रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की उपलब्धता में कमी हो गई होगी, तो इससे उत्पादन और वितरण का जो चक्र है वो टूट जाएगा और धीरे धीरे जो शहरों की जो प्रगति है, समृद्धि और उन्नति है, इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापार, वाणिज्य और उद्योग पर आधारित शहर है। ये बात समझ गया ना? तो ये बात आपको समझना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन विकसित नहीं था। हाँ, वहां का आर्थिक जीवन विकसित था, कृषि, शिल्प, व्यापार सब कुछ विकसित दशाएं में थी, तकनीक भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अच्छे इंजीनियर्स भी थे, उनकी अभियांत्रिकी कौशल, इंजीनियरिंग स्किल्स भी, है ना, प्रशंसनीय थी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाह्य कारक हैं जो इस पूरे के पूरे विकास को प्रभावित करते थे। इन बाह्य कारकों में संसाधन और पर्यावरण एवं जलवायु को हम सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित शहरी जीवन या आर्थिक दशाओं को प्रभावित करेगा। मुद्रा का अभाव होना, बाहरी संसाधन संपन्न क्षेत्रों पे बहुत अधिक निर्भरता का होना, ये दिखलाता है कि हाँ, इस विकसित आर्थिक जीवन की भी कुछ सीमाएं थी। अब देखो क्या है, हिस्टोरियंस में इस आर्थिक जीवन को भी लेके डिबेट है। तो हिस्टोरियोग्राफिकल जो डिबेट्स हैं, बेसिकली दो बिंदु ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द जो हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं। जो भी ऐतिहासिक व्याख्याएं हैं, खास तौर से आर्थिक जीवन की, इस आर्थिक जीवन की व्याख्याएं, हिस्टोरिकल डिबेट्स, ऐतिहासिक व्याख्याएं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द केंद्रित है। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है कि आर्थिक जीवन जो था वो केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड शहरी आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो देखो, एक मॉडल क्या हो गया? केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड शहरी आर्थिक मॉडल, केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड शहरी आर्थिक मॉडल। और दूसरा मॉडल जो है वो ये कहता है कि ये विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल पर बेस्ड था। विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो पूरे जो व्याख्याएं हैं, सारी व्याख्याएं वो इन्हीं दो बिंदुओं के इर्द गिर्द हैं। तो आपको मतलब इसका समझाऊं कि ये केंद्रीकृत शहरी मॉडल क्या है ना? तो देखो, केंद्रीकृत शहरी मॉडल का जो विचार है, इसको कुछ इतिहासकारों ने दिया, जैसे मार्टिमर व्हीलर हो गए, पिगॉट हो गए, और यहाँ पे है ना पोशेल और फेयर सर्विस जैसे विद्वान है विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल में। यहाँ पे इतिहासकारों के नाम को आपको ध्यान में नहीं सम रखना है, बट उसके मतलब व्याख्याओं को मैं आपको बताता हूं। तो देखो, ये कह रहा है केंद्रीकृत शहरी आर्थिक मॉडल। केंद्रीकृत शहरी आर्थिक मॉडल कहने का मतलब है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो समृद्धि, आर्थिक विकास, जो कुछ भी दिखता है, या एक नगर नियोजन या विकसित शहरों की स्थिति, ये जो कुछ भी दिखता है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम के एफर्ट्स का रिजल्ट था। ठीक है ना? सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम के जो प्रयास थे उनका परिणाम था, ये मुद्दा है। लेकिन हम सेंट्रलाइज्ड स्टेट सिस्टम कैसे मान सकते हैं? निरंकुश राज सत्ता का अभाव था, वहां पे रूलर कौन से थे, शासक कौन से थे, इस बात के भी हमारे पास प्रमाण नहीं है। जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग था उसमें जो हायरकी थी उन अधिकारियों की, इसके भी हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य
नहीं है। मेरी बात समझ गया ना? तो सेंट्रलाइज्ड कहना ये थोड़ा सा है ना अतिशयोक्ति हो जाता है, लेकिन जब हम विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल वाले विचार को मानते हैं तो ये ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है मैं बता रहा हूं। मैंने क्लास पढ़ाते वक्त एक चैप्टर ही आपको एक अलग से वीडियो बताया जिसको मैंने प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां कहा। याद आया कुछ? प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां, जिसमें मैंने बलूचिस्तान की बात की, सिंध की बात की, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र की बात की। बलूचिस्तान में कुल्ली, नाल संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, जोब संस्कृति की बात की, सिंध में कोटडीजी की बात की, राजस्थान में सोथी सिथवाल संस्कृति की बात की। इसके अलावा मैंने प्रारंभिक कृषि संस्कृतियों में एक प्रमुख कृषि संस्कृति मेहरगढ़ की कृषि संस्कृति की भी बात की। वो चैप्टर बताने का मतलब क्या था कि आप इसी डिबेट को समझ पाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो विकसित आर्थिक जीवन दिख रहा है 2600 से लेकर 1900 बीसी के काल में, ये अकस्मात नहीं आ गया है, अचानक नहीं आ गया है। ये परिणाम है पूर्व में होने वाले दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास का। और जब हम पूर्व में होने वाले दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की बात कर रहे हैं तो हम प्री हड़प्पन कल्चर्स और अर्ली हड़प्पन कल्चर्स की बात कर रहे हैं। यानी वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में विकसित अलग अलग संस्कृतियां थी, है ना? और उन अलग अलग क्षेत्रों में विकसित अलग अलग संस्कृतियों में जो विकास देखे गए, वो विकास एक तरह से लेबोरेटरी का काम कर रहे थे, प्रयोगशाला का काम कर रहे थे, और उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित आर्थिक जीवन को एक दिशा और दशा प्रदान की। तो चूंकि ये विभिन्न संस्कृतियां, मेहरगढ़ की भी कृषि संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्रों में विकसित थी और दीर्घ काल में उनकी जो सांस्कृतिक निरंतरता थी, इसने सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित आर्थिक जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित प्रारंभिक संस्कृतियां हैं, इनको हम केंद्रीकृत तो कह नहीं सकते ना, इनको हम क्या कहेंगे? विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे, है ना? तो डिसेंट्रलाइज्ड या नॉन सेंट्रलाइज्ड थी और उन्हीं के विकास का परिणाम क्या था, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर फेज में, परिपक्व हड़प्पा चरण में जो नगरीय आर्थिक व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है, ये नगरीय आर्थिक व्यवस्था अकस्मात नहीं उत्पन्न हुई। ये पूर्व के काल में विकसित जो भी प्रारंभिक कृषि संस्कृतियां थी जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित थी, इन्हीं के दीर्घकालिक सांस्कृतिक विकास का परिणाम है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के काल में विकसित आर्थिक जीवन जो है, इसको हम विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय आर्थिक मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि क्षेत्रीय विविधता, रीजनल डाइवर्सिटी थी, है ना? सांस्कृतिक आर्थिक एकता थी, हाँ थी। दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास का परिणाम था, हाँ था। राजनीतिक नियंत्रण, केंद्रीकृत निरंकुश व्यवस्था, वो हमें दिखती नहीं है, तो विकेंद्रीकृत कहने में कोई समस्या नहीं है। ये बात आप समझ गए? तो ये चीजें हैं। हालांकि इस विचार को मानने में भी एक चुनौती होती है कि जैसे यहां पर हम कृषि संस्कृतियों की बात कर लेते हैं तो ज्यादा एम्फेसाइज, ज्यादा महत्व हम किसको दे देते हैं? कृषि को दे देते हैं। लेकिन ये विचार है ना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि इससे हम है ना पहले के टॉपिक को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और केंद्रीकृत कहने में कठिनाई तो है ही है। मेरी बात समझ गए? जैसे मार्टिमर विलर की मैंने बात की, तो मार्टिमर विलर किस चीज की बात करते हैं? वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या जो आर्थिक जीवन था, समृद्ध आर्थिक स्थिति थी, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड अर्बन इकोनॉमी थी। हाईली ऑर्गेनाइज्ड अर्बन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक संगठित शहरी अर्थव्यवस्था। अत्यधिक संगठित तब आप बता पाओगे जब केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, और यहां हमें केंद्रीकृत व्यवस्था का अभाव दिखता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस विचार पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे मैंने पिगॉट की बात की कि जैसे मार्टिमर व्हीलर है ना, अगर उनके विचार को आप पढ़ोगे या पिगॉट के विचार को पढ़ोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये कहते हैं हाईली सेंट्रलाइज्ड अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम था, तो हाईली सेंट्रलाइज्ड कहने में समस्या है। पिगॉट कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी जो भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, वो ट्रेड बेस्ड है, व्यापार पर आधारित है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की सारी समृद्धि को व्यापार आधारित बताओगे, तो फिर इस व्यापार आधारित कहने के साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट होगी कि ये व्यापार आधारित को आप क्या करो? सेंट्रलाइज्ड बताओ। और सेंट्रलाइज्ड कहने में क्या है? समस्या है। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से इसमें विचार है। अच्छा, मैंने कहा कि क्षेत्रीय मॉडल ज्यादा तर्कसंगत है, तो फेयर सर्विस बताते हैं कि हाँ,
सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी आर्थिक समृद्धि की स्थिति थी, अर्थव्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, स्ट्रांग इकोनॉमी थी, है ना। लेकिन ये बात सच है कि स्टेट क्या था, वीक था। वीक स्टेट, स्ट्रांग इकोनॉमी। अच्छा, ये कब होगा? वीक स्टेट, केंद्रीकृत मॉडल का अभाव, स्ट्रांग इकोनॉमी, ये तभी होगा जब क्षेत्रीय संस्कृतियां काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, या कम्युनिटी एक काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। तो इस तरह के मतलब डिबेट्स भी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में हैं। चलिए, तो एक बात मैं बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है हमारा ऑप्शनल का, ये सब टॉपिक बेस्ड है, टॉपिक एंड सब टॉपिक बेस्ड मॉड्यूल है। यानी आज हमने विकसित आर्थिक जीवन को समझा। इसकी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के पहलुओं को समझेंगे। तो देखो, हर वीडियो, जैसे इसका कितना ड्यूरेशन हो गया तो पता नहीं, दिख नहीं रहा है, हाँ लगभग 1 घंटे से कुछ ज़्यादा हुआ है। तो हर वीडियो का ड्यूरेशन अलग अलग है। तो इस तरह से वैकल्पिक विषय इतिहास को पढ़ाने का मेरा एक इंटेंशन है, और वो क्या है कि इतिहास एक साधारण, सहज, बहुत आसान सा विषय है। अगर सही तरीके से इतिहास को आप पढ़ेंगे तो बोझिल नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। और सारा फ्री में पढ़ा के मैं क्यों ही डालता, लेकिन मैंने देखा कि इतिहास को पढ़ाने का ऐसा तरीका एक विकसित हो गया जो मेजॉरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं, जिससे बच्चों की एक शिकायत रहती है कि सर इतिहास तो समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो पूरी लेक्चर्स को फ्री में अवेल करा देना या सारे लेक्चर्स को डेमो लेक्चर्स बना देना, कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को ही साबित करना चाहता हूं कि इतिहास ऑप्शनल में दिक्कत नहीं है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में दिक्कत है ना। तो आप पूरी वीडियोस को देखिए, और इसके बाद पीवाईक्यू, जैसे चैप्टर फिनिश हो तो पीवाईक्यू देखिए। और एक बात और, मैंने कहा देखो, मेरे पास वीडियोस ऑलरेडी सारी की सारी रिकॉर्डेड हैं, वीडियो को अपलोड कर देना मेरे लिए बड़ी चैलेंज नहीं। एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो पहले मैं शॉर्ट्स बनाना या बाइट्स डालना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मैंने देखा कि बच्चों तक तो वो वीडियो पहुँचेगी ही नहीं, जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जा रही है, बच्चों तक पहुँच नहीं रही है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो वीडियो जब तक बच्चों तक नहीं पहुँचेगी तो इस एफर्ट का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। तो फ्रीक्वेंसी मेरी थोड़ी कम रहेगी लॉन्ग वीडियोस को डालने की। इस बीच अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो कोशिश करिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस को अपलोड करूँ, सारे सॉल्यूशंस को अपलोड करूँ, क्योंकि फिर मेरी भी थोड़ी रुचि बढ़ेगी ना, है ना, ऑनलाइन आपके साथ पढ़ाने का। और हाँ, यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा माध्यम है ना, लेकिन हाँ इसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो ही होती है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं कि ऑनलाइन आऊँ, और मतलब ऑफलाइन ही मैंने पढ़ाया लंबे समय तक, तो ये एक मेरी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो क्लास देखिए और वीडियो को दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर सके। तो अगला लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।